गुड इवनिंग इंडिया। मैं हूं पुनीत आपके साथ। लोग कहते हैं जहां रहेगा वहीं रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का मका नहीं होता। ऐसे ही शख्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं अनिल स्वरूप जी का। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं और अब आपको एक नए रोल में हम देख रहे हैं, यानी कि ऑथर के तौर पर। और हाल ही में आपने अपनी पहली बुक लॉन्च की है, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट जी। तो एक लंबी यात्रा प्रशासनिक सेवा की हम उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम शुरू करते हैं कि किताब लिखने का आइडिया सेवा समाप्ति के पश्चात कैसे हुआ? ये आइडिया मुझे लगभग 10 वर्ष पूर्व मेरे एक उच्च अधिकारी थे, मिस्टर योगेंद्र नारायण, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी थे लोकसभा के। उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि तुम्हें बड़े चैलेंजिंग असाइनमेंट्स मिले हैं, तुम अब इनको डॉक्यूमेंट क्यों नहीं करते, इनको लिखो। तो पुस्तक का तो मैंने तब नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, कुछ अपने जो अनुभव थे उनको धीरे धीरे मैं रिकॉर्ड कर रहा था। और दूसरा, प्रत्येक दिवस प्रातःकाल उठकर मैं पिछले दिन के जो अपने स्मरण हैं लिखता हूँ एक पन्ने में, वो उससे थोड़ा मुझे लाभ मिला, जिसके फलस्वरूप मैं किताब लिख पाया। जी, यानी कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपने चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया है। जी, थोड़ा सा। आपके विषय में जहाँ तक जितनी मेरे को जानकारी है, आप रिफॉर्मर रहे हैं। आप दूसरे अधिकारियों से आपकी कार्यशैली बिल्कुल अलग रही है और उसका इम्पैक्ट भी बढ़ा रहा है। किताब में जैसा कि आपने बहुत सारे अनुभवों का जिक्र किया है, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोल से। यानी कि कोल मिनिस्ट्री में ये बात कही जाती थी कि कोई भी व्यक्ति इस कालिख से बचा नहीं है। एक बड़ा स्कैम, बड़ा रैकेट उसमें चला करता था। न केवल उसको साफ़ किया बल्कि प्रोडक्टिविटी को भी एनहांस किया। उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी हाँ, जब मेरी पोस्टिंग हुई कोल सेक्रेटरी के रूप में, तब मुझे कोल सेक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सिर्फ ये मालूम था कि कुछ गड़बड़ हो रही है वहाँ पर। मैंने एक अपने मित्र से पूछा, भाई ये कोल सेक्टर कैसा है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उसने जवाब तो दिया नहीं, मैं से एक प्रश्न कर डाला। उसने मुझसे पूछा, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? जी जी। तो मुझे आइडिया लग गया कि वो सेक्टर कैसा है। लेकिन यहाँ आकर मैंने आभास किया कि किसी भी सेक्टर में यदि एक टीम अच्छी बन जाए तो काम किया जा सकता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ सबका, और विशेष रूप से अपने उन साथियों का जो मेरे साथ थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इस सेक्टर को जिस स्थिति में था उससे उबारा। सामान्य रूप से लोग ये समझते थे कि कोल सेक्टर की समस्या जो है वो कोल स्कैम है, जो कोल ब्लॉक एलोकेशन में जो गड़बड़ी हुई है वो है। लेकिन मेरा ये मानना था कि ये जो गड़बड़ी हुई, जो भी हुई, कोल स्कैम हुआ, वो इस वजह से हुआ क्योंकि कोल का जो उत्पादन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। यदि उत्पादन ठीक होता, उपलब्धता ठीक होती, डिमांड सप्लाई का गैप था, बहुत बड़ा गैप था। 2004 में जो नई पावर नीति आई, जिसके फलस्वरूप कोल की डिमांड एकदम बढ़ गई और उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया। और चूंकि डिमांड बढ़ गई तो लोग हर तरीके से ब्लॉक हथियाने में लग गए। मेरा ख्याल से अगर प्रोडक्शन बढ़ गया होता तो शायद इतना दौड़ भाग नहीं होती उसके लिए। तो हम लोगों ने बल इसी बात पे दिया कि कोल प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूँ उस समय की जो कोल स्टोरी थी वो कोल ब्लॉक ऑक्शन से ज़्यादा कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने की थी। जी। तो यानी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा होगा आपको। अक्सर लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं कि मन में इच्छा तो बहुत है कुछ करने की, लेकिन परिस्थितियां माकूल नहीं है या उन परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो रही हैं। नहीं, बड़ा मज़ा आया। चैलेंजेस इतने थे। हम लोग एक टेबल थी हमारे कमरे में, उसमें बैठकर जब समस्या आती तो डिस्कस करते थे। और 8-10 महीने बाद स्थिति ऐसी बन गई, हम लोग मजाक में कहते थे कि हमें कश्मीर की समस्या दे दी, शायद समाधान कर दें। इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी। हमारे अधिकारी बहुत अच्छी टीम थी। शुरू में ज़रूर हमें कठिनाई हुई समझने में, क्योंकि मैं भी नया था और लोग भी नए थे। लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर समस्या का समाधान हो गया। हमने प्रयास ये किया कि जो मूल समस्या है उसको जानने की कोशिश करें। और मूल समस्या, जैसे मैंने बताया, कि कोयले की कमी थी, और उसका हमने कारण जानने की कोशिश की, क्यों कमी थी। हिंदुस्तान में 300 बिलियन टन से ज़्यादा कोल रिजर्व्स हैं। हमारी आवश्यकता सिर्फ 800 मिलियन टन की है, और इतने कम की आवश्यकता और इतना ज़्यादा उपलब्धता है, तो क्यों नहीं कर पा रहे। तो फिर हमने हमें मिली कि क्योंकि इसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। आप अवगत होंगे कि जहाँ जहाँ कोल उपलब्ध है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में है, तो क्लियरेंस की जरूरत है। इसे रेलवे रेक्स की जरूरत है। फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे गए कि कैसे भूमि कैसे उपलब्ध कराई जाए, कैसे एनवायरमेंट फाइनेंस क्लियरेंस कैसे प्राप्त की जाए। इन सब को हम हर समस्या की जड़ तक गए और उसको फिर समझ के समाधान करने का प्रयास किया। हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। मेरा ख्याल जो हमने रणनीति अपनाई थी उसका बहुत फर्क पड़ा। ये 2 साल तक रहा मैं कोयला सचिव, और मैंने एक भी मीटिंग किसी राज्य से दिल्ली में नहीं की। हर मीटिंग हम उनके प्रदेश में जाते थे, सब अधिकारियों से बैठते थे। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होते थे, चीफ सेक्रेटरी होते थे, इंडस्ट्री, माइन, सब सेक्रेटरी होते थे।
और उनको हम ये भी बताने का प्रयास करते थे कि अगर कोल्ली की स्थिति सुधरेगी तो राज्य सरकार को कितना लाभ होगा। ये बताना आवश्यक है, क्योंकि सामान्य रूप से जब कोई समस्या होती है या कोई हम सुझाव देते हैं तो जिस व्यक्ति को सुझाव दे रहे हैं उसको शायद हम ये नहीं बता पाते कि मेरे सुझाव में उसका क्या लाभ है। जिस दिन उसको ये समझ में आ गया वो मेरे साथ चल निकलेगा। हमारा ये प्रयास था और ये आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि हम जाते थे प्रदेश में, शायद दिल्ली बुला के बात करते थे, एक तो समय नहीं मिलता, सचिव को वैसे भी समय नहीं मिलता, अगर बाहर जाते हैं तो कोई और नहीं है तो आप उन्हीं के साथ बैठ के काम करेंगे और उससे काफ़ी लाभ मिला। यानी एक तो पहला आपने रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस अडॉप्ट किया कि जड़ में जाना ज़रूरी है पहला, और दूसरा मानवीय भावनाओं की समझ आपने पूरी पकड़ रखी। तमाम लोगों की शिक्षा और ट्रेनिंग्स जो सिविल सर्विसेज में होती है सिमिलर ही होती है, लेकिन ये थॉट प्रोसेस कैसे आप में इंड्यूस हुआ, किस तरह से शुरुआत हुई इसकी? देखिए, ये थॉट प्रोसेस कई अधिकारियों में होती है। मैं शायद लकी था कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उस थॉट प्रोसेस को प्रस्तुत कर सकूं। और लोग भी करते हैं, शायद वो लोगों तक इतना नहीं पहुंचा पाते जितना मैं पहुंचा लिया। मैं आई एम लकी कि लोग इसको समझे कि मैंने कुछ उसको करने का प्रयास किया। मेरे विचार से काफ़ी मात्रा में सिविल सर्वेंट जो हैं अपने हिसाब से अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से शायद उन बातों को हम जन सामान्य तक नहीं पहुंचा पाते, और वही जो नेगेटिव चीज़ें हैं सिविल सर्विस के बारे में वही सामने आती हैं और लोग समझते हैं सब नेगेटिव कार्य हो रहा है। मैं तो सेवा में रहा 38 साल, ये संभव ही नहीं था कि मैं कार्य को अकेले कर पाता। पूरी एक टीम थी मेरे साथ, इतने अच्छे अच्छे अधिकारी थे। अजय भल्ला जो इस समय पावर सेक्रेटरी हैं, विवेक भारद्वाज जो एक संयुक्त सचिव थे जिन्होंने कोल ब्लॉक ऑक्शन किया। एक्चुअली सब क्रेडिट उनको जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ मैं लकी हूँ कि क्रेडिट मुझे मिल रहा है, टीम बड़ी बढ़िया थी। अब ये यही सेवा के अधिकारी थे, सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। मैं विचार और इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जी हाँ जी। अब बात आते हैं कि शिक्षा पर आप स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी भी रहे रिटायर होने से जस्ट पहले, बिल्कुल अलग सेक्टर, और अक्सर ये होता है कि हम एक अनुभव के बाद में दूसरे अनुभव पर जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो वो पूर्वाग्रह कैरी करते हैं और सेम स्टाइल से उसे कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन भी आपके लिए कोरी स्लेट था, फिर उसमें भी आपने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए। भूमाफिया की आप बात कहते हैं, ज़मीन के ऊपर और नीचे की, उसके बारे में जानेंगे। जब मैंने एजुकेशन सेक्टर ज्वाइन किया तो एक महाबात किसी ने मुझसे पूछा, यार सेक्टर कैसा है? तो मेरा जवाब था, मुझे पुराना याद था कोल सेक्टर के बारे में। तो मैंने उनसे कहा, भाई कोल सेक्टर में तो माइनिंग नीचे थी, माफिया ऊपर था। एजुकेशन सेक्टर में सब माफिया अंदर है, वो देश की एसेंशियल्स को ईट कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन बड़ा आनंद आया, क्योंकि मैं सबसे अशिक्षित सिविल सर्वेंट था जो कभी सचिव बना हो, एजुकेशन में बना हो, तो मुझे तो बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। बहुत आनंद आया, क्योंकि मैंने ये प्रयास किया कि दिल्ली में बैठकर निर्धारित ना करूं कि अन्य प्रदेशों को क्या करना चाहिए। अपने आरंभिक 3 माह में मैं लगभग 24 राज्यों का मैंने भ्रमण किया, और जो राज्य मैं कह रहा हूँ, राज्य में सिर्फ कैपिटल पे नहीं जाता था, बस्तर, सुकमा, मैंने ट्रैवल किया, पुणे से गोवा कार से गए, रास्ते में उतरते गए। मुझे ध्यान है आपको ने जिक्र किया था कि मुझे बहुत सारे रायचंद दिल्ली में आते थे कि शिक्षा प्रणाली कैसे हो, आपने उसको डिस्कार्ड करते हुए मुझे यहाँ के बहुत पहले महीने बड़ी राय मिली, हम उसको राय साहब कहते हैं, राय देकर चले जाते थे, पता नहीं होता तो इंटरनेशनल राय देने वाले भी आते थे। और उदाहरण कहाँ के देते थे? इंग्लैंड, फिनलैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड। तो मैंने कहा कि इन सब लैंड की बजाय मदरलैंड देखा जाए। जब हमने जाके देखा क्षेत्र में, तो मैं तो अचंभित रह गया, इतना अच्छा काम क्षेत्र में हो रहा है। उसका बखान मैंने अपनी पुस्तिका में किया है कि हम दिल्ली में बैठकर समझते हैं कि सब विजडम हमारे पास है। मैं समझता हूं अगर उस अच्छे कार्य को हम देखें, समझें और ये प्रयास करें कि जो अच्छा कार्य हो रहा है उसको हम अन्य जगह पर उसी प्रकार का कार्य और कैसे करें, इसी दृष्टिकोण से हमने जोड़ा एनजीओस को। मेरा ये मानना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत आवश्यक है। खाली पब्लिक सब कुछ नहीं कर सकती, सब प्राइवेट नहीं कर सकता। हम अनावश्यक रूप से एक दूसरे से झगड़ते हैं। मेरा तो उद्देश्य ये था कि अच्छी चीज़ें दोनों जगह हैं, पब्लिक में भी हैं, प्राइवेट में। क्या ये अच्छी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं? क्या उनको हम बढ़ा सकते हैं? मुझे थोड़ी सफलता मिली इसमें, क्योंकि कई ऐसे मॉडल्स थे जो कि रेप्लिकेट हुए, स्केल हुए। एक उदाहरण अगर आपके पास समय हो तो बताना चाहूँगा। मैं एक गाँव में गया, उस गाँव का नाम था पस्तेपाड़ा। ये करीब 120 किलोमीटर दूर है थाने हेडक्वार्टर से। जी हाँ, महाराष्ट्र में। तो वहाँ मैं गया, स्कूल में बिजली नहीं थी। जब अंदर गया स्कूल में तो मैंने देखा कि हर बच्चे के पास टैबलेट है, एक स्मार्ट स्क्रीन है। तो मैंने उस टीचर से पूछा कि भाई ये तुमने कैसे, ये बिजली कहाँ से आ रही है? तो स्कूल के पीछे ले गया मुझे और उसने फोल्डेबल सोलर पैनल मुझे दिखाया जिससे वो चार्ज करता था बैटरी को। मैंने उससे पूछा कैसे किया तुमने? तो उसने बताया कि जब मैं पहली बार यहाँ आया तो यहाँ पर 30-40 बच्चे थे और कुछ था नहीं यहाँ पर। मेरे पास एक सेकेंड हैंड लैपटॉप था, उससे मैं वीडियो चलाता था, एजुकेशनल वीडियो। तो बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा। 2 महीने बाद 15-20 पेरेंट्स आए और पूछने लगे कि ये बच्चे अब स्कूल जाने को कहते हैं, पहले भागते थे स्कूल से।
तो ऐसा कैसे हुआ? तो उसने समझाया। जब उसको लगा कि पेरेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसने थोड़ा सा उनसे अंश मांगा। उन्होंने कहा कि आप 15-20 हज़ार रुपये मुझे दे दीजिए तो हम 2-3 टैबलेट और ले आएंगे। वो टैबलेट आ गए। इस बीच एक NGO CSR फंडिंग एजेंसी को मालूम पड़ा, उन्होंने वहाँ पे टैबलेट्स फंड किए। उसी समय लगभग मैं वहाँ पहुँचा। मैंने उस जो टीचर था संदीप गुंड, उसके साथ एक चित्र लिया और उसको ट्वीट किया। सडनली वो लोकल हीरो बन गया। फिर उसका सौभाग्य था, मेरा सौभाग्य था कि मैं राष्ट्रपति जी से मिला। मैंने उसका बखान किया कि इतना अच्छा काम कर रहा है। राष्ट्रपति जी सहमत हो गए उससे मिलने के लिए। यहाँ आया, उसकी फोटो खींची गई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और आप प्रसन्न होंगे कि वो जो पस्तेपाड़ा मतलब मॉडल था, वो आज की तारीख में 60,000 स्कूलों में बढ़ गया है। और इसके लिए जो धनराशि प्राप्त हुई वो महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ के मंत्री ने, वहाँ के अधिकारियों ने इसको एक्सपैंड किया और डिजिटल स्कूल्स उन्होंने स्थापित किए, प्राइमरी स्कूल। तो मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर अधिकारी चाहे वो किस स्तर का अधिकारी हो, समस्याएं तो सबके पास हैं, परिस्थितियां सबके पास हैं। परिस्थितियों पर तो आपको कोई नियंत्रण है नहीं, लेकिन अपने ऊपर तो है नियंत्रण। अगर आप चाहें तो उसे कर सकते हैं। और इसी प्रकार के उदाहरण मुझे वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिले। मुझे बड़ी सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छे उदाहरण मिले और उनकी चर्चा हुई, उसको फिर लोगों ने स्केल किया। जी, अच्छा आइडिया और उस आइडिया का बेहतरीन प्रेजेंटेशन, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आइडियाज़ की कमी नहीं है इस देश में। मैं अक्सर कहता हूँ कि इफ एन आइडिया हैज़ टू फ्रक्टिफाई एंड सस्टेन, इट हैज़ टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल एंड जुडिशियली टेनेबल। अब किसी के पास इतना समय नहीं होता, वो आइडिया लाता है और कहते हो कि उसको इंप्लीमेंट कर दें। हमें उसको ठोक बजा के देखना चाहिए अलग-अलग और ये प्रयास करना चाहिए कि व्यवहारिक रूप से उसको इंप्लीमेंट, क्योंकि अंततः मेरी आइडिया से फर्क नहीं पड़ेगा। अंततः फर्क पड़ेगा कि धरातल पर हम क्या कर रहे हैं उस गरीब आदमी के लिए, जनसाधारण के लिए। जो मेरा आइडिया वो क्या इंपैक्ट करेगा। हम ये ना सोच के हम सिर्फ आइडिया अगर बात करेंगे इंप्लीमेंट करने की, तो इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो कोई भी आइडिया जारी करने के लिए यह आवश्यक है। आप एक उदाहरण लीजिए, आयुष्मान भारत एक स्कीम भारत सरकार लाई, ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन इस पे इतना चिंतन हुआ, विचार हुआ और तभी ये सफल हो रही है स्कीम, और तभी जो अधिकारी इसके पीछे लगे वो कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आइडिया को हम अच्छी तरीके से ठोक बजा के देख लें कि व्यवहारिक रूप से इंप्लीमेंट करने में क्या समस्याएं आएंगी, तो आप पूर्ण में उसका तैयारी कर लेंगे। जी, किताब का मूल मंत्र क्या है? किताब का मूल मंत्र यह है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर अधिकारी दृढ़ संकल्प कर ले, मेहनत कर ले, तो निश्चित रूप से अपना काम धरातल पर कर सकता है। बाकी तो जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि परिस्थितियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। हम अक्सर राजनीति को, परिस्थितियों को दोषारोपित करते हैं। मेरा मानना ये, वो तो जो हैं वो हैं। हर जगह अच्छे लोग हैं, खराब लोग हैं। क्या आप राजनीतिज्ञों में अच्छे लोगों को ढूंढ सकते हैं? बहुत अच्छे। मैंने तो अपने पूरे करियर में कई बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस के साथ काम किया, बहुत आनंद आया। कल्याण सिंह जी जो आजकल गवर्नर हैं, मैं उनके साथ उनका सचिव था, इतना आनंद आता था उनके साथ काम करने में। हम क्यों देखते हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है? गड़बड़ है, उसे अपनी जगह रहने दीजिए, लेकिन उन गड़बड़ के रहते हुए क्या हम लोग मिलके, अच्छे लोग मिलके क्या कुछ काम आगे बढ़ा सकते हैं? मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया आयुष्मान भारत का। इसके जो अधिकारीगण हैं, मेहनत से एक अच्छी स्कीम को अच्छा स्वरूप दे रहे हैं। आप स्वच्छता अभियान ले लीजिए, कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। परमेश्वर नैयर उसमें लगे हुए हैं, आमूलचूल परिवर्तन। वो भी तो इन्हीं परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। तो हम ये बहाना क्यों करते हैं ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है? अरे उनके लिए भी तो उतना ही गड़बड़ है, उनके लिए भी तो परिस्थितियां वही हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें परमेश्वर नैयर से सीखना चाहिए, हमें इंदु भूषण से सीखना चाहिए, हमें इन लोगों से सीखना चाहिए जो लोग कि इन परिस्थितियों में अच्छा काम कर रहे हैं। ये जानकारी करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं। मेरे किताब का मूल मंत्र भी यही है। अगर आप पुस्तक के शुरू में देखें तो एक मैंने कविता लिखी है उसमें, जिसमें मैं आरंभ में कहता हूं, समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए, अभी तो हम चले भी नहीं, फिर क्यों थक गए। उठो पथिक, मत भ्रमित हो, धूमिल अंधियारे में, श्रेष्ठ वही जो घिरा नहीं हो क्षणिक निराशा में। जागो जगाओ, मन मत बहलाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनिल जी, मैं दूरदर्शन के माध्यम से तमाम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स और जो लोग भारत की सेवा सिविल सर्विसेज के ज़रिए कर रहे हैं, या फिर जो लोग भी लीडरशिप की पोजीशन में हैं, ये अपील करूंगा कि ये बुक मस्ट रीड बुक है और इंटरनेट के तमाम जो भी माध्यम है उन पर भी उपलब्ध है। इसे पढ़ें और प्रोपोगेट करें। अपने स्टूडेंट्स को, खास तौर से युवा पीढ़ी को ज़रूर पढ़ने के लिए कहें, क्योंकि विचारों में क्रांति किताब के माध्यम से ही आती है। सबसे पहले हम कोई थॉट इंड्यूस करें, उससे पहले उसका चैनलाइजेशन होना ज़रूरी है, वरना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगला कदम क्या है? अभी तो फिलहाल इस पुस्तिका के चर्चा में मैं व्यस्त हूँ। जी। आगे वाले दिनों में मेरा ये प्लान है
कि मैं विभिन्न जगहों पर जाकर युवकों से बात कर सकूं, उनको थोड़ा प्रेरित कर सकूं, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि एक नकारात्मक दृष्टिकोण कुछ डेवलप हो रहा है। मेरा यह प्रयास रहेगा आगे भी कि लोगों को सकारात्मक रूप से जोड़ूं, उनको ये बताऊं कि इस देश में बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं। ये आसान है कहना, क्रिटिसिज्म करना आसान है। आप अगर अच्छे कामों को देखेंगे तो उनसे कुछ सीखेंगे और आप में ये विश्वास बनेगा कि अगर ये व्यक्ति और ये संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरा प्रयास होगा कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं। जी आगे की बात हम करते हैं, वापस आपकी प्रशासनिक सेवा में की तरफ बढ़ते हैं। कोई ऐसी खास बात आपको लगी हो जिससे आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ? क्योंकि शुरुआत में एक पर्टिकुलर सोशल इम्पैक्ट जो होता है कि वाह सिविल सर्विसेज में आपका चयन हो गया है और एक रुतबा आपका बनेगा, आमतौर पर यही धारणा बनती है, उसी वैचारिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कैसे हुई? ट्रांसफॉर्मेशन तो धीरे धीरे हुआ, ऐसा कोई एक घटना मैं नहीं बता सकता जिससे पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, लेकिन अगर कोई एक ऐसा मोमेंट था, वो तब था जब मैं एक राज्य सरकार में एक वित्तीय संस्था का मैं प्रबंध निदेशक बनाया गया, एमडी, और उस वित्तीय संस्था की स्थिति इतनी खराब थी कि 7 साल से निरंतर उसको हानि हो रही थी और प्रयास ये था कि इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं ये चाहता था कि इस संस्था में इतना पोटेंशियल था कि और अच्छा काम किया जा सकता है। काफ़ी सब परेशान थे, मैं भी थोड़ा परेशान था। फिर मुझे एक आइडिया आया, वो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से डिस्कस किया जो संस्था के थे, और सबने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नो, आइडिया आना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। अब वहाँ पे एक अधिकारी था, जनरल मैनेजर स्तर का अधिकारी था, जो बहुत ही बेईमान था लेकिन बहुत ही एफिशिएंट था। वहाँ मैंने समझा कि सामान्य रूप से जो बेईमान आदमी होता है वो एफिशिएंट भी होता है, बस उसका डायरेक्शन गलत होता है। अगर हम उसको रास्ते पर ले आए तो सब बात बन जाएगी। मैंने उसको एक कप चाय पे कहा, मैंने यार बताओ इस संस्था में कुछ बचा तो है नहीं, अब चूसोगे क्या तुम? तो एकदम सकपका गया एकदम। फिर मैंने उससे अनुरोध किया, मैंने कहा देखो ऐसा है, हम दोनों मिलकर अगर इस संस्था को सुधारें तो मेरा साथ दोगे? बोले हाँ सर बिल्कुल देंगे। खैर एक बड़ा उसके बाद समय गया जिसमें वो संस्था पलट गई, अच्छा होने लगा, उसमें लाभ आया संस्था में। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैंने बाद में उस ऑफिसर को ट्रैक किया और लोग मुझे बताते थे कि साहब वो बिल्कुल बेईमानी नहीं करता और लग के काम कर रहा है संस्था के लिए। तो एक दिन मैंने उसे पुनः अपने घर पे चाय पे बुलाया, उससे पूछा यार तुम्हें परिवर्तन कैसे हुआ? तो उसने मुझे बहुत सही बात कही। उसने कहा साहब जो किक मुझे आपने दिलाई अच्छा काम करके और मेरी शाबाशी करके और मुझे एनकरेज करके, वो मुझे पहले नहीं मिलती थी। अब मुझे जो संतुष्टि मिल रही है अच्छा काम करने से, वो मुझे पहले कभी नहीं मिली। उसका एक हृदय परिवर्तन था। मैं नहीं कहता कि हर में ये हो सकता है, लेकिन शायद हम लोगों को ये दिखा नहीं पाते कि अच्छा और सही काम करके भी कितना उसको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। मेरा ये मानना है कि एक बार वो चख लेता है आदमी को तो उसके बाद फिर वो गड़बड़ नहीं होता, क्योंकि उसको ये समझ में आने लगता है कि उसके कितनी बड़ी किक मिल रही है एक अच्छा काम करके। और यही बात मैंने आगे भी प्रयास किया। अगेन जैसे मैंने कहा, मैं बहुत लकी हूं कि बहुत अच्छे अधिकारी मुझे मिले काम करने के लिए। काम सब वो करते थे, जैसे दे यूज्ड टू डू ऑल द वॉकिंग एंड आई यूज्ड टू डू ऑल द टॉकिंग। सब मेहनत वो करते थे, शायद श्रेय मुझे मिल जाता था। लेकिन मेरा प्रयास यही रहता था कि उनको मैं ये बताता रहूं कि जो सेटिस्फैक्शन तुम्हें अच्छा काम करके या लोगों को सहयोग देकर मिलेगा या लोगों का काम करके मिलेगा, वो तुम्हें चाहे तुम जितना पैसा कमा लो तुम्हें नहीं मिलेगा। पैसा तो इकट्ठा होता चला जाएगा, क्या करेंगे आप उसका, लेकिन इससे जो आपको ख्याति मिलेगी, जो आपको स्वयं संतुष्टि मिलेगी, उससे बड़ा कोई रिवॉर्ड से बेहतर और अमर चीज कोई होती नहीं है। लोगों के दिलों में बस जाना वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बल्कि फाइलों में बसने के। महत्वपूर्ण सवाल कि जो आपने अभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, सभी लोग उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। ऐसी क्या यूएसपी आपकी कार्यशैली में रही जिससे आप ये सब कुछ कर पाए? खासतौर से जैसा आप मैन मैनेजमेंट की बात करते हैं, उस बारे में मैं आना चाहूँगा। देखिए मेरा जो मूल मंत्र था, मैं लोगों को ट्रस्ट करता था। मैं आरंभ ट्रस्ट करता था, और चूंकि मैं ट्रस्ट करता था, डेलीगेट करता था। मैं डेलीगेट करता था, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता था। उनको डेलीगेट करने के फलस्वरूप मेरे पास प्लान करने का समय रहता था। तो मैं बहुत छोटे मोटे निटिग्रिटी हर चीज़ में नहीं जाता था। मुझे स्मरण है जब मैं कोल सेक्रेटरी था तो एक जॉइंट सेक्रेटरी मेरे पास फाइल लेकर आया, मैंने दस्तखत कर दी। उसने कहा सर आपने फाइल नहीं देखी? नहीं। हमने उससे मजाक में कहा कि हम दोनों तिहाड़ जेल साथ चलेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसको मैसेज मिल गया एकदम क्लियर कि बिल्कुल सतर्कता से उसे काम करना है। उसे यह भी मैसेज मिला कि मैं उससे टोटल ट्रस्ट करता हूँ। मेरे विचार से सबसे बड़ा मंत्र मैनेजमेंट का ट्रस्ट है। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अपने साथियों को तो आप समस्या में आएंगे। और जो भी मुझे थोड़ा बहुत मैं कर पाया अपने सिविल सर्विस के करियर में, मैं समझता हूँ ट्रस्ट उसमें सबसे बड़ा पॉइंट था।
आई हैव ट्रस्टेड पीपल। एक आध ऐसे प्रकरण आए जहाँ के उन्होंने बिट्रे किया ट्रस्ट को, लेकिन वो तो अगर मैं डिस्ट्रस्ट करता तो भी बिट्रे करते तो भी कौन सी बड़ी बात थी। तो मैं तो मुझे बहुत ही संतोष रहा अपनी सेवा का। मैंने अंतिम चैप्टर में अपनी पुस्तिका में लिखा है कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं क्वालिफाई कर पाया तो मैं पुनः IAS ऑफिसर बनना चाहूँगा। खूबसूरत। चलते चलते जानना चाहेंगे कि भारत जो एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश है, हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, आपका दूसरे पे कोई नियंत्रण नहीं है, आपका अपने आप पर नियंत्रण है। आप अपने आप को सुधारें, अपने आप से कॉम्पीट करें, आपको किसी और से कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर खड़े हैं उसी में वृद्धि करें और दूसरे से कॉम्पीट ना करके दूसरे से आप सीखें। अगर किसमें कोई अच्छी क्वालिटी है तो उसे कंपटीशन में मत आइए, आप ये देखिए वो कैसे अच्छा बना, खुद वैसा बनने की कोशिश कीजिए, कॉम्पीट ना कीजिए। अपने आप को देखिए, अपने को सुधारिए। जैसा कि कहा है ना कि हम अक्सर दूसरे को ही हर चीज़ के क्रिटिसाइज करते हैं, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना भूलता रहा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं आपकी आगे की यात्रा के लिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारी नई युवा पीढ़ी आपसे सीखेगी और तमाम लोग जो लीडरशिप स्केल पर हैं या लीडरशिप पोजीशन में जाना चाहते हैं, आपकी किताब को एक हैंडबुक की तरह से इस्तेमाल करेंगे। आपका जीवन निश्चित तौर पर अनुकरणीय है और सीखने योग्य। जल्दी आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर फिर से हम मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, स्पिरिचुअलिज्म को हम बात करते हैं कि ये शायद साइंटिफिक है या नहीं है, लेकिन पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्य है स्पिरिचुअलिज्म, उससे जुड़ी हुई शिक्षा, उससे जुड़ा हुआ एनवायरनमेंट। हाल ही में एक ग्लोबल समिट हुई, साइंस, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जो आज का टॉपिक है, ग्लोबल समिट ऑन साइंस, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। ये स्पिरिचुअलिटी को हम ये समझते हैं कि ये साइंस नहीं है, लेकिन मैंने आज अनुभव किया कि ये साइंस है। ये मृत्युंजय के माइंड से वाइब्रेशन निकले और मेरी जो हवाई जहाज 7:50 से दिल्ली से रवाना होने वाली थी उसको खराब किया और मेरे पास मैसेज आया एयरलाइंस का कि तकनीकी कारणों से हमारी हवाई जहाज जो 7:50 पे जाने वाली थी कोयम्बटूर, अब वो 11:30 पे या 45 मिनट पे जाएगी। तो मैंने कहा मैं एयरपोर्ट पे बैठ के क्या करूंगा और मैं यहां आपके बीच में आ गया। यही तो साइंस है साहब, यही साइंस है यार। आज का सब्जेक्ट यही है, आज का सब्जेक्ट यही है। हमारे इसी शरीर में वी हैव ए फिजिकल बॉडी एंड वी हैव ए एस्ट्रल बॉडी एंड माइंड एंड सोल आल्सो, एंड वी नीड कोऑर्डिनेशन ऑफ फोर। जिस आदमी के प्राणवायु में सात्विक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी, तो वो निकलती है श्वास के साथ और जब वो बांसुरी के स्वरों से सारे वातावरण में फैलती है तो वो वातावरण ऊर्जावान हो जाता है। अब एक छोटी सी बच्ची ने एक डांस किया, अब बांसुरी से वो ऊर्जा सात्विक हुई, वो डांस करने आई। आपने इसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखा, क्योंकि वो नेचर से जुड़ गई, वो
इस इन्वायरमेंट से जुड़ गई, नेचर से जुड़ गई और इतनी लीन हो गई अपने कर्म में कि मुझे ये स्वागत गीत गाना है। यही साइंस है जी। राजयोग जो हमें भगवान ने सिखाया है, ये दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़रूरी होता जा रहा है। और जिस तरह देश और तरह तरह की प्रगति हो रही है, उसमें जैसे कि साइंस की प्रगति हो रही है, लेकिन हमें भगवान ने यही सिखाया है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही लिंक है, और यही हमें राजयोग रोज सिखाता है। राजयोग हमें क्या सिखाता है कि हम एक आत्मा हैं, और एक आत्मा के जो इन्नेट क्वालिटीज़ हैं, हम एक शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र और संतुष्ट आत्माएं हैं। इसका उद्देश्य है, सबसे बड़ी बात, आज विज्ञान और आध्यात्मिकता को समरसता की आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान अपनी दिशा में चल रहा है, आध्यात्मिक अपनी दिशा में चल रहा है। इन दोनों को समन्वय करके एक दिशा दे करके समाज की बेहतर समाज बनाने के लिए, बेहतर विश्व बनाने के लिए आवश्यकता है। और आज भी शिक्षा और पर्यावरण प्रदूषण होते जा रहा है, शिक्षा भी अधूरी हो चुकी है। इनका मूल जीवन में नैतिक मूल्य नहीं है। नैतिक मूल्यों को समावेश करने के लिए इस कार्यक्रम में बहुत विशेष प्लान बनाया गया, और एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्व ने करीब 82 ईयर्स से विविध देशों में लेकर के इस कार्यक्रम को चलते आए, उसका सक्सेस को देखते हुए, और हमने अनेक इनिशिएटिव्स भी लिया। विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय करके मनुष्य आत्माओं को मूल्यनिष्ठ बनाए। मूल्यनिष्ठ बनाने से ही जीवन में श्रेष्ठता आती है और श्रेष्ठ जीवन का निर्माण होता है। अगर हम अपने जीवन को, संसार को सुखमय बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत बहुत आवश्यकता है। वो पानी की बोतल से आवाज़ आई तो मैंने उससे बात करना शुरू किया। वो पानी से मैंने पूछा, पानी रे पानी, तेरा हाल कैसा? तो पानी ने ऐसा कुछ जवाब दिया कि मैं तो हिल गया। पानी ने कहा, जनाजा उठने वाला है, समझो वैसा। मैंने कहा, क्या बात हो गई? पानी का जनाजा उठने वाला है, ये क्या बात हो गई? तो पानी ने बरसना शुरू किया। जीवन मुझे कहते हो, पूजा मुझसे करवाते हो, नदी को माता कहते हो, तीर्थ मंदिर में पीते हो, कभी ख्याल आया मन में मेरे लिए कुछ करते हो? रसोई मुझसे पकाते हो, खाना मुझसे परोसते हो, सुबह से शाम, शाम से सुबह 3 लीटर पिए जाते हो, कभी ख्याल आया मन में अगले पीढ़ी के लिए कुछ करते हो? कितना गंदा करते हो, रोग कीटाणुओं को बढ़ावा देते हो, जिंदगी को धोखा देते हो, नदी को गटर बनाते हो, और मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हो। बहुत बढ़िया। मन चंगा तो खटौती में गंगा, ये बात कही थी संत रविदास जी ने। समाज के विचारों को दिशा देने का काम प्राचीन काल से ही गुरुओं का रहा है। रविदास जी ने समाज में समता और समानता की बात कही। भक्ति के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है, मन के अंदर झांकने की आवश्यकता है। ऐसे विचारों की धारा समाज में जिन्होंने फैलाई, उनकी जयंती पर पिछले दिनों दिल्ली में एक समारोह हुआ।
आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। श्री गुरु रविदास जी एक भक्ति काल के ऐसे महान संतु हैं जिन्होंने एक सामाजिक न्याय की अलग जगाई। गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। यानी रविदास जी का कहना था कि मैं ऐसे देश की, ऐसे संसार की कामना करता हूँ जहाँ पर छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति एक सम्मान बसे। जब तक इस देश के अंदर समानता और सम नहीं बसेंगे तो इस देश का कल्याण होना असंभव है। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि कोई भक्ति करने के लिए कोई किसी मंदिरों में या किसी को जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जी की परमात्मा को पाना है तो वो कहीं भी भक्ति कर सकता है, और उन्होंने उसको साबित भी किया है। और उनका एक जग प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रार्थना करता हूँ कि हर साल गुरु रविदास जी की जयंती बड़े हर्ष उल्लास से बनाएं। गुरु जी ने कहा है, नीच से ऊंच करे मेरे गोविंद, काहू से न डरे। नीच से ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से न डरे। उनका जो संदेश था वह केवल रविदासिया समाज के लिए नहीं था और केवल दलित समाज के लिए नहीं था, अपितु उनका संदेश मानव कल्याण के लिए था कि जब मानव कल्याण की जब बात हो तो वह किसी देश से जुड़ी हुई नहीं है, किसी समाज से जुड़ी हुई नहीं है और सीमित नहीं है किसी देश और प्रदेश और किसी स्थान के लिए। वह जन कल्याण, मानव कल्याण के लिए है। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी एक ऐसे प्रतीक थे जिन्होंने देश की एकता को एक सूत्र में बांधने के लिए भाईचारा ही पैदा नहीं किया, निर्गुण संप्रदाय का भक्ति भाव से एक अलग जगाया और सनातन धर्म के रक्षक के रूप में बने और ऐसे व्यक्तित्व कर्तृत्व के धनी थे कि राजे महाराजाओं मीरा भाई रे बाबरी पी जहर का प्याला, ऐसा व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने गंगा मैया के प्रतीक को जगाने का काम किया। घर जाकर बताना कि उनके सुनहरे कल के लिए हमने अपना आज बलिदान कर दिया। भारतीय सेनाओं का योगदान हमारे जीवन के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए अतुल्य है। हम स्वप्न में भी उसकी कृतज्ञता जाहिर नहीं कर सकते हैं। फिर भी फौरी तौर पर भारतवर्ष में आज नेशनल वॉर म्यूज़ियम यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक की शुरुआत हो रही है और थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। एक कर्टन रेजर के बतौर आज हम स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं। साथ में हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह जी। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने राष्ट्र की एक लंबी सेवा की है, बतौर गवर्नर भी आपने सेवाएं दी हैं समाज के लिए और लंबे मेडल्स आपकी फहरिस्त में। स्वागत। साथ में है कर्नल सुशील चौधरी जी। आपने इस वॉर म्यूज़ियम की कंस्ट्रक्शन में और उसके एग्जीक्यूशन में बड़ा रोल रहा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले AK सिंह साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के वॉर मेमोरियल स्थल की आवश्यकता क्या है? देखिए, मेमोरियल्स अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इंक्लूडिंग वॉर मेमोरियल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल एक वो मेमोरियल है जो एक राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि होती है उन शहीदों की तरफ जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अभी तक जो हम नेशनल वॉर मेमोरियल मानते थे वो इंडिया गेट पे स्थित था और आपने देखा होगा कि उसके नीचे एक अमर जवान ज्योति भी लगाई गई है। ये इंडिया गेट का वॉर मेमोरियल 1981 से लेकर 31 में कंप्लीट हुआ था और जो अमर जवान ज्योति है वो 1972 26 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया था। लेकिन एक बात जो नोट करने वाली है कि इस वॉर मेमोरियल में जो शहीदों के नाम इंस्क्राइब्ड हैं 82,000 जी,
जो शहीद थे उनके नाम हैं, वो उन लोगों के हैं जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड अफगान वॉर में शहीद हुए थे। तो एक काफ़ी दिनों से, कई सालों से एक नीड फील हो रही थी कि एक ऐसा मेमोरियल बनाया जाए जिसमें उन वीरों के नाम, उन शहीदों के नाम लिखे जाएं जिन्होंने इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद, भारत ने कई लड़ाई लड़ी हैं जो हमारे पे थोपी गई थी 1947-48 एकदम इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बाद 62 चाइना के अगेंस्ट, 65 पाकिस्तान से, 71 फिर पाकिस्तान से जहां पर बांग्लादेश का जन्म हुआ, आपको याद होगा जी। और उसके अलावा सियाचिन की वॉर जो आज तक चल रही है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका और कारगिल का युद्ध। इसके अलावा कई जवान फौज के शहीद हुए हैं प्रॉक्सी वॉर के अंदर, जो हमारी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो एक बहुत ज़्यादा नीड फील हुई कि इन सब शहीदों के भी नाम कहीं पे होने चाहिए, उनके सम्मान के लिए, इनके सम्मान के लिए देश उनको याद करे तो उनके नाम होने चाहिए, जो जहां पर आकर एक देशवासी को थोड़ा बहुत प्राउड फील हो। इस आइडिया की शुरुआत कब हुई? ये आइडिया तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन 1912 में थोड़ी तेजी आई और 1914 में प्रेजेंट गवर्नमेंट के नीचे इसको एक इम्पेटस मिला। हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक बहुत अच्छा पुश दिया। और मैं एक छोटा सा पर्सनल वाक्य बताना चाहूँगा कि 26 मई 2014 के अंदर मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी और 30 मई को एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो अंडमान के बारे में ब्रीफ करने के बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक छोटा सा नोट दिया डिफेंस के बारे में, और उसमें पहला पॉइंट जो मैंने लिखा था कि सर एक नेशनल वॉर मेमोरियल जल्दी से जल्दी, इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से है और इसको बना दिया जाए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं इसके ऊपर ज़रूर पूरी तवज्जो दूंगा, और आज मुझे बहुत खुशी है, पूरे देशवासियों को खुशी होनी चाहिए कि ये वॉर मेमोरियल आज प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। जी, अब बात करते हैं इस आइडिया के बाद में उसकी शुरुआत किस तरह से हुई, डिज़ाइन की, उसके फ़लसफ़े की, क्योंकि किसी भी इस तरह की जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं या बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें कहीं ना कहीं फ़लसफ़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि जनरल लेके सर ने बताया आपको कि हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी ने 7 अक्टूबर 2015 को इसका प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था और 18 दिसंबर 2015 को इसके लिए फंड्स अलॉट हुए थे और 3 मार्च 2017 को इसका डिज़ाइन जो है वो अप्रूव हुआ था, जिसके लिए ग्लोबल कंपटीशन किया गया था, जिसमें योगेश हसन चंद्रा जिसको ये अवार्ड मिला गया था, चेन्नई से हाँ चेन्नई के रहने वाले हैं, निवासी हैं, यंग आर्टिस्ट आर्किटेक्ट 30 ईयर ओल्ड। और उसके बाद में टेंडर का प्रोसेस शुरू हो गया, जिसमें बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज को चुना गया, जिसके अंदर में L&T, शाहपुर जी, नागार्जुना, रामकी को चुना गया। और उसके अंदर में फाइनली नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके अंदर मैं अब काम कर रहा हूँ फौज छोड़ने के बाद में, उसको ये काम मिला गया 29 जनवरी 2018 को, और हमें समय दिया गया 8 महीने का। वो चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमारी मैनेजमेंट, हमारे चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर साहब ने, सब ने बेस्ट टीम जो अवेलेबल थी NCC की, उसको चुना गया। मैं एक फ़ौजी होने के नाते मेरे अंदर एक जज्बा था, जैसे जनरल लेके सर ने बताया, ये डिमांड हमारे वेटरन्स की पिछले 60 साल से थी, लेकिन फॉर सम रीजन्स, पॉलिटिकल रीजन्स ये नहीं आ रहा था। प्रेजेंट गवर्नमेंट में हमारे प्रधानमंत्री सर ने इसको ऑन टॉप प्रायोरिटी पे अप्रूवल दिया और इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैं शुरू से लेके एंड तक आज इनॉग्रेशन के दिन इसका इंचार्ज हूँ, हेड हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लेस देन 1 ईयर हमने इसको पूरा किया। और इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने पढ़ा है जो अभी वर्ल्ड के बारे में, ये सबसे लार्जेस्ट मेमोरियल है इंडिया में। जो सर ने बताया जो लगभग 40 एकड़ में फैला है, इट इज़ 40 एकड़ प्लस में है। सी हेक्सागन आपको पता है 6 लॉन्स हैं, लॉन 1 2 3 4 5 6, लॉन 1 2 3 पूरा हमें दिया गया आर्मी को, लॉन 4 का कुछ हिस्सा दिया गया, छतरी जो विच इज़ बिटवीन इंडिया गेट एंड नेशनल वॉर मेमोरियल, उसको भी हमने रेनोवेट किया गया। लॉन नंबर 1 में जब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो परम योद्धा स्थल, जिसमें PVC अवार्डी जो हमारे देश में आज 21 हैं, उनके बस्ट का एक प्लान था जो बाद में लेटर ऑन ऐड किया गया। जब हमने काम शुरू किया गया, सबसे पहला काम जो हमारी कंपनी ने किया, इंडिया के बेस्ट नॉन स्कल्पचर मिस्टर रामवीर सुतार,
जो जाने माने स्कल्पचर्स हैं जिन्होंने आपने सुना होगा और सब लोग जानते हैं, उन्होंने जो स्टैचू ऑफ यूनिटी वो बनाया है, और इंडिया के अंदर में 90% जो स्टैचू गांधी के बनते हैं वो बनाते हैं। हमने उनको चुना, उनको कार्य दिया, और उन्होंने बहुत 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 जज्बे के साथ, जब उनको पता चला कि एक नेशनल वॉर मेमोरियल है, उन्होंने, जैसे मैं उनसे मिलता हूँ, वो 94 ईयर ओल्ड है, 19 फरवरी को उनका 94 ईयर पूरा किया उन्होंने। सभी लोगों ने पूरी आत्मा के साथ में इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। और जो इसमें स्टोन का काम था उसके लिए हमने एक बेस्ट नोन, वेरी नोन स्टोन आर्टिस्ट हैं जयपुर से, मिस्टर रामनिवास शर्मा, जिनकी फर्म का नाम डेस्कॉम, उनको चुना। और मेरी कंपनी ने यहाँ पे बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट विच वॉज मैनीफोल्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है, हमारा एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट, उसका 4 टाइम हमने किया, चैलेंज को लिया। सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज था, टाइम विद क्वालिटी। मैंने एज ए पर्सन, एज ए टेक्निकल हेड ऑफ माय कंपनी, मैंने क्वालिटी को चुना और उसको हमने आज पूरा किया। जी, यानी कि एक रिकॉर्ड समय, यानी कि लगभग 9 महीने में, अगर फिजिकल ग्राउंड रियलिटीज़ की हम बात करें तो इसे पूरा किया गया है। 10 महीने में हमने पूरा किया इसको। खूबसूरत बात है। 40 एकड़ का लंबा चौड़ा कैंपस और एक नेशनल प्रेस्टीज का एक प्रोजेक्ट, उसको इतने कम समय में, जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही एस्थेटिकली डिज़ाइंड नेशनल वॉर मेमोरियल है, और मेरे ख्याल से हर एक सोल्जर को, सर्विंग ऑफ वेटरन्स को, और उससे भी ज़्यादा हर एक देशवासी को इसके ऊपर गर्व होगा। और आज उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, उसके बाद ये पब्लिक के लिए ओपन होगा। लेकिन मोटे तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो 4 स्फीयर्स के अंदर, 4 चक्रों में ये इसको बांधा गया है। सबसे सेंटर में है वो है अमर चक्र, जिसके अंदर एक ऑब्लिस्क, मतलब एक टावर है, और एक अटर्नल फ्लेम है। जी, लगभग 15.5 मीटर, 15.5 मीटर है, और अटर्नल फ्लेम है जो सोल्जर की और जो हमारे योद्धा मारे गए उनकी स्पिरिट को दर्शाता है। द मैन डाइज बट द स्पिरिट लिव्स ऑन, दैट इज द ईथोस ऑफ दिस। फिलॉसफी उसके पीछे यही है ये। और उसके बाद है वीरता चक्र, जिसमें एग्जिबिट्स दिए गए हैं, म्यूरल्स बनाए गए हैं उन लड़ाइयों के जो भारत ने इंडिपेंडेंस के बाद लड़ी हैं। तीसरे में आता है त्याग चक्र, जिसके अंदर उन शहीदों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने आज़ाद भारत के अंदर अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। यू नो, देयर इज नो ग्रेटर सेक्रीफाइस देन गिविंग योर लाइफ। महाबलिदान है, बिल्कुल महाबलिदान, और वो भी अपने देश के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए शायद कोई भी कर ले। और चौथा है रक्षक सर्कल, जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी पेड़ लगाए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं द unknown soldiers, the numerous soldiers who serve the country in all kinds of climates, all kinds of situations, all kinds of challenges. और सबसे खूबसूरत बात जो है वो इसके पीछे एक परम योद्धा स्थल भी बनाया गया है, और उसके बारे में जब आप चाहेंगे तो मैं थोड़ा बताऊंगा। जी, नहीं, हम बात को, चर्चा को जारी रखते हैं। जो फ़लसफ़ा जो आपने रखा कि ये चारों चक्रों में जिस तरह से हमने डिवाइड किया है और हर स्टेज पर हमने इसको कवर किया है, कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो अछूता रह गया है। इसकी डिज़ाइन फ़लसफ़े पर वापस आते हैं। डिज़ाइंस में हमेशा मटेरियल्स का, लोकल मटेरियल्स को फोकस किया जाता है। इसके जो मटेरियल का चयन किया गया है, मैं देख रहा था कि रेड स्टोन का इसमें बहुतायत से प्रयोग किया गया है। इसके बारे में जो गाइडलाइन थी वो ये थी कि जो प्रेजेंट जो है लुकआउट है उसकी एरिया की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने देखा होगा इंडिया गेट में सैंडस्टोन यूज़ किया गया है, तो हमने उसी को मद्देनजर रखते हुए थीम को कंटिन्यूटी में इसके अंदर में सैंडस्टोन और कुछ एरियाज में ग्रेनाइट, वो एरिया जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे फ्लोर पे हमने ग्रेनाइट का चयन किया गया। दिस MES, जैसे आपने कहा MES का डिज़ाइन था, ये MES ने इसको एग्जीक्यूट कराया है, तो ये बात का ध्यान रखा गया। वो एरिया जहाँ पे पब्लिक का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है वहाँ पे हमने ग्रेनाइट को यूज़ किया जो हार्डर होता है। उसके अंदर में बेज कलर और हमने एक जेड ब्राउन और लाखा रेड 3 कलर का इस्तेमाल किया गया है। जो ग्रेनाइट टैबलेट्स बनाए गए हैं त्याग चक्र वॉल में, उसमें ग्रेनाइट, लाखा रेड ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। ये बड़ा रेयर ग्रेनाइट है जो ओनली जैसलमेर में मिलता है, और ये हार्डेस्ट स्टोन इन द फैमिली ऑफ ग्रेनाइट में माना जाता है। इसके ऊपर में जो सर ने बताया, जो त्याग चक्र वॉल है, जो लेटर्स लिखे गए हैं उनको एच किया गया है, और उसके अंदर में गोल्डन लीफ से गोल्डन लीफिंग की गई है हर नाम को। उसको करना एक बड़ा चैलेंज था, बट हमने उसको ओवरकम किया। काफ़ी उसमें डिफ़िकल्टीज आई, हार्डशिप्स आए, बट उस हार्डशिप को सबको विद द हेल्प ऑफ एज अ टीम वर्क, देयर वाज लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द आर्मी, the MOD was also very cooperative, you know, lot of support from them. The engineer in chief who heads the MES organization, there was a chief project coordinator, Lieutenant General S.K. Prashar,
Now, who is a Lieutenant General? He was a Major General that time. He was involved. President CPC, General Alok, and the executive team. One Colonel Basera, who is the director of this National War Memorial. He was a man behind this all, because what we were given in the contract was only piece of sketches, and it's very difficult for a construction company to get all those executed on ground. But with the help of team from Colonel Arul Raj, one retired RT officer, who was an artist, all the concept was his only. So उनका हमने काफ़ी इस्तेमाल किया गया. मुझे पर्सनली कंपनी की तरफ से नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर, मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 से 30 चक्कर लगाए हैं. कंपनी ने मुझे नॉमिनेट किया था, वो सब काम हुआ. और मेरी टीम में हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर VSN राजू सर हैं, जो इसको हेड करते हैं हमारी डिवीज़न को. उनका योगदान, हमारी टीम के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव मिस्टर RVSN राजू, मेरे एक PM, लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ा इसमें. जी. हाँ जी, हम इसमें जानना चाहेंगे हम खर्चे के तौर पर लगभग कितना खर्चा इसमें हुआ? इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था 146.75 करोड़, दिस इज फेज़ 1 का था. और इस पर हमारी 1 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी है, जिसके अंदर हम जवाबदारी है हमारी. और 4 साल उसके बाद हमारा मैनिंग एंड ऑपरेशन, जितना हमने जो एयर कंडीशनिंग, HVAC एंड जो लगाया, उसका हमारा मैनिंग एंड ऑपरेशन हमारे पास रहेगा. जी, लाइट्स की मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं अभी तस्वीर देख रहा था. हाँ, रात्रि का सीन है, बहुत भव्य उसमें इस प्रोजेक्ट का, इस मेमोरियल का अगर आप सही में लुत्फ उठाना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं, तो वो है जब आप दिन से रात होने का जो वक्त है 5:45. इसीलिए अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इनाग्रेशन रखा गया है, वो भी 5:47 पे रखा गया है. जैसे हमारा दिन ढलता है, शाम आती है, लाइटें ऑन होंगी. सबसे इसमें लाइटिंग का जो बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया गया है, सारी वार्म लाइट का कॉन्सेप्ट किया गया है. जी. बहुत मद्देनज़र रखते हुए उसको किया गया है. और देयर आर 34 वाटर बॉडीज़ ऑल्सो. इसमें 34 वाटर बॉडी क्रिएट की गई हैं, और इसमें 665 ट्रीज लगाए गए हैं, ताकि जो लैंडस्केप हार्डस्केप को बैलेंस करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, बहुत गर्मी हो जाएगी, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, उसको काउंटर करने के लिए 665 ट्रीज हैं. लैंडस्केप है 10 लाख स्क्वायर फीट का, और 34 वाटर बॉडीज़ हैं इसमें. जी, आपके पास आते हैं. मिलिट्री स्ट्रेटजी फॉर इंडियन 21st सेंचुरी आपने पुस्तक लिखी है, उसके बारे में एक संक्षिप्त में सवाल लेना है. देखिए, भारत को अब 70 साल से ऊपर हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन आज तक हमारे पास कोई सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिटन फॉर्म में नहीं है. और मैं तो पूरे 40 साल जो सर्विस में मैंने बिताए हैं, ज़्यादातर ऑपरेशनल, और ये जानते हैं, ज़्यादातर ऑपरेशनल रोल के अंदर बिताए हैं. जी. तो मैं समझता था कि एक ऐसे किताब की ज़रूरत है जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स को, लीडर्स को, जो हमारे एकेडमिया है उनके लिए, और जो दिलचस्प इसमें रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं देशवासियों, उनके लिए एक सिंपल किताब का मैंने चयन किया, मिलिट्री स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया इन द 21st सेंचुरी. इट्स अ कलेक्शन ऑफ 16 टॉपिकल एसेस बाय एक्सपर्ट्स. उसमें से 3 मैंने खुद लिखे हैं, और इसमें सिक्योरिटी को थोड़ा मद्देनज़र रखा है. तो आपको ऑपरेशनल प्लान्स के बारे में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जनरल फिलॉसफी जो हमारी है मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, वो इसके अंदर दी गई है, और इसको बहुत अच्छा इसको रिसीव किया गया है. एंड आई एम श्योर विषय पर हम वापस आते हैं. फेज 2 के लिए क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको परम योद्धा स्थल के बारे में बताना चाहूँगा. जी. परमवीर चक्र नाम ही दर्शाता है कि जो आपके देश का सर्वोच्चम गैलेंट्री अवार्ड है, वो है परमवीर चक्र. ब्रिटिश इंडिया के अंदर और ब्रिटिश एम्पायर के अंदर विक्टोरिया क्रॉस होता था. अमेरिका में मेडल ऑफ ऑनर है, और ये एक कंस्पिक्युअस एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन द फेस ऑफ एनिमी दिया जाता है. भारत में इन पूरे लड़ाइयों में जो हमने लड़ी हैं, उसमें अब तक 21 परमवीर चक्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें से 12 ऑफिसर्स हैं, 11 आर्मी ऑफिसर्स और 1 एयरफोर्स ऑफिसर, और 9 JCOs और अदर रैंक्स को दिया गया है. मेरे ख्याल से इसको मिलना एक बहुत ही वीरता के एक्ट को दर्शाता है. इसके अंदर 16 परमवीर चक्र हमने इंडो पाक युद्ध के अंदर प्रदान किए गए हैं, और 3 इंडो चाइना युद्ध के लिए, 1 IPKF श्रीलंका में, और 1 सियाचिन में सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बाना सिंह, और 4 जो हैं वो कारगिल युद्ध के अंदर दिए थे. जी. आज के दिन 3 परमवीर योद्धा जीवित हैं, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव और सूबेदार संजय सिंह.
जी। तो इनका तो एक कहना है कि अगर परमवीर चक्र पहने हुए अगर कोई जवान भी सामने आ जाए जो परमवीर चक्र विजेता है, तो टॉप मोस्ट ऑफिसर भी खड़ा होकर सलूट मारेगा, उस जवान को नहीं, उस वीरता के पदक को जो उसने पाया है। ये इसका महत्व है जी। समय की कमी है, चलने से मैं पहले एक चीज़ और जरा बताना चाहूँगा कि इसको मद्देनजर रखते हुए, और मैं तो एक फौजी हूँ, तो जब मैं अंडमान में था तो देश का पहला परमवीर चक्र मेमोरियल अंडमान के मरीना पे मैंने बनाया था, जहाँ पूरे के पूरे 21 पीवीसी विनर्स के वहाँ पर जो स्टैचू है वो लगाए। जी, संक्षिप्त में जानेंगे यूएसपी इस प्रोजेक्ट की क्या है? यूएसपी सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर में हार्डस्केप लैंडस्केप को बैलेंस किया गया है, जो गर्मी सर्दी के मौसम को देखते हुए टूरिस्ट जब आते हैं देखने के लिए। और सबसे बड़ा बात है कि हमारे यंगर जनरेशन को मोटिवेशन का एक फैक्टर मिलेगा। जब वो आएंगे देखेंगे मेरे देश के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनका नाम लिखा गया है, कोई किसी का भाई है, किसी का बेटा होगा, किसी का रिलेशन में कोई ना कोई होगा, वो सब देखने को मिलेगा। और लास्ट में आपका इस चैनल का इस्तेमाल करते हुए मेरी कंपनी ने इसके अंदर में हमने इस फाइनेंशियल गेन को नहीं देखा, कंपनी का डायरेक्शन था आपने क्वालिटी को मेंटेन करना है। हमारे जो आपने अपना काम बखूबी निभाया हमने है। बिल्कुल निभाया। चलने से पहले आपसे लेफ्टिनेंट जनरल साहब एक संदेश लेना चाहेंगे युवाओं के लिए, परिवारों के लिए, कि किस तरह से उस प्रोजेक्ट के साथ में इस स्थल से जुड़ सकते हैं? देखिए, पूरा देश जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर बहुत गर्व करता है। द होल नेशन इज प्राउड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस and these our armed forces have always performed the most challenging and difficult tasks that the nation has given them. ये जो हमारे सोल्जर्स हैं, their ethos is valor and sacrifice. तो मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा, take care India, look after your soldier in life as in death, for they represent the acme of manhood that we all strive for. अपने सोल्जर को उसकी देखभाल करिए, क्योंकि वो आपके लिए अपने प्राण तक देने को तैयार होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट पूरे देशवासियों से है कि अपने सोल्जर्स की लाइफ में और जब वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनकी फैमिलीज की देखभाल करिए। दूसरा, इस नेशनल वॉर मेमोरियल में आइए और गर्व फील करिए कि आपके देश में, हमारे देश में ऐसी सेनाएं हैं जो इतना बलिदान देने में जरा सा भी नहीं चकती और हर टास्क को बखूबी निभाती। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का। गुड इवनिंग इंडिया में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोग सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं हमारे राष्ट्रीय सेनाओं के लिए व्यक्त करते ही हैं। क्यों ना इस स्थान पर, इस नए तीर्थ स्थान की एक विज़िट की जाए और समाज में दूसरे लोगों को मोटिवेट किया जाए कि भारत सरकार के प्रयास से एक लंबे समय से जो परियोजना अटकी हुई थी वो आज एग्जीक्यूट होने जा रही है। इस नए समर स्थल पर आकर के अपने भारत के सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। आपको थोड़ी ही देर में हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ले चलेंगे, जहां से माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी इस स्थल का उद्घाटन करेंगे और एक्स डिफेंस पर्सनल्स के परिवारों से रूबरू होंगे। आइए चलते हैं।